प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 13.8 हम कर रहे हैं, जिसके प्रश्न 1 से 7 तक हमने क्लियर कर लिए हैं, हो गए हैं हमारे। अब प्रश्न नंबर 8 हमने करना है। प्रश्न नंबर 8 हमारे सम्मुख है। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। यहाँ पर देख लीजिए दिया क्या है। दिया है गुंबद के अंदर सफ़ेदी कराने का कुल व्यय, कुल खर्चा कितना है 498.96 रुपये, यानी 498 रुपये 96 पैसे। सफ़ेदी कराने की दर है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपये लगते हैं और कुल रुपये लगे हैं 498 रुपये 96 पैसे। ठीक है। माना गुंबद की आंतरिक त्रिज्या r है, तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर वर्ग मीटर। अब गुंबद में अंदर से सफ़ेदी कराने का कुल व्यय कैसे निकलेगा। जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें सफ़ेदी कराने की जो दर है उसकी गुणा करने से निकलेगा। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा सफ़ेदी कराने की दर है 2 रुपये। जो कुल व्यय ये निकलेगा, परंतु कुल व्यय हमारे पास है 498 रुपये 96 पैसे। इसका मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठ गुणा सफ़ेदी कराने की दर इसके बराबर हो जाएगी। कहने का अर्थ है अतः जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा सफ़ेदी कराने की दर बराबर जो व्यय हुआ उसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें सफ़ेदी कराने की दर तो है 2 रुपये और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, तो 2 का पक्षांतर कर दीजिए, 2 बटे में चला गया, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 249.48 वर्ग मीटर। ये 2 से इसको भाग किया हमने, इतना आया। 2 से भाग करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पहला आंसर हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा आंसर क्या है, आयतन निकालना है। गुंबद में हवा का आयतन यानी गुंबद का आयतन। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 249.48 वर्ग मीटर, लेकिन जो हो वो होता है, लेकिन ये पहले कितना निकला है हमारा, ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वो है 400, ये है 249.48 वर्ग मीटर। यहाँ इतना है। इसका मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर 249.98 के बराबर 48 के बराबर है। 48 होगा यहाँ पर, यहाँ गलती से 98 कर दिया हमने। चार 8 ही था क्या, गलती से यहाँ 48 का 98 कर दिया है हमने। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 48 था, हमने यहाँ 98 कर दिया गलती से। अब ये r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बाकी सब ठीक हो रखा है, बस 9 का 4 करना है आपने, बाकी सब ठीक है। आगे जो गुणा भाग हमने किया है वो भी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, गलत केवल यहीं पर है। ठीक है। यह आया 11.34, हमने 22 से काटा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, 4 8। हमने इसको 22 से काटा तो ये हमारा आ गया 11.34 और गुणा 7/2। फिर हमने 2 से इसको 11.34 को भी काटा, ये हमारा आया 5.67 गुणा 7,
5.67 गुणा 7 करके आया 39.69, इसी गुणा करिए हमने, तो r बराबर इसका वर्गमूल निकलेगा। इसका वर्गमूल होता है 3669, इसका वर्गमूल 3969, इसका वर्गमूल होता है आपका 63। यहाँ दशमलव है इसलिए एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 6.3 मीटर, यानी त्रिज्या जो है वो हो जाएगी आपकी 6.3 मीटर। अब इसका मतलब है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन हुआ 2/3 पाई r की घात 3। अब 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का घात 3 यानी 6.3 का घात 3। अब इसको हल कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसको हल करेंगे आप गुणा भाग करके, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारे सम्मुख। प्रश्न नंबर 9 लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश और s और s डैश का अनुपात, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। s और s डैश का मतलब s जो है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और s डैश जो बाद में बड़ा गोला बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। अब ये 27 गोले हैं, अब ये ध्यान रहे 27 गोलों को पिघला गया है, तो जो आयतन 27 गोलों का होगा, पिघलाने पर जो बड़े गोले का आयतन होगा वो सेम होगा। आयतन सेम रहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सेम नहीं रहता, लेकिन आयतन सेम रहता है। अब देखिए दिया है प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या r है, प्रत्येक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो 27 छोटे गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, तो जितना एक गोले का है उसमें 27 को और गुणा कर दीजिए, 27 गुणा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि प्रत्येक छोटे गोले का आयतन बराबर है। अब नए बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, मान लिया जाए r डैश है, दे रखी है वैसे वो तो। अब नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r डैश की घात 3, परंतु नए बड़े गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोलों का आयतन। नए जो गोले का आयतन है वो 27 गोलों के द्वारा नया बड़ा गोला बना है, तो 27 छोटे गोलों का आयतन नए बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। नए बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r डैश क्यूब ये वाला, और 27 छोटे गोले का आयतन 27 गुणा 4/3 पाई r क्यूब। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ r डैश है, यहाँ r है, तो 4/3 पाई का हमने कर दिया पक्षांतर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा r डैश की घात 3 बराबर 27 r की घात 3, या r डैश की घात 3, 27 को भी 3 की घात 3 लिखा जा सकता है, r की घात 3 ये है ही है। r डैश की घात 3 इसको एक साथ लिख सकते हैं, 3r की होल पावर 3 घात 3। अब इसका मतलब r डैश बराबर घात 3 से घात 3 कैंसिल हो जाएगा, r डैश बराबर 3r। अतः नए गोले की त्रिज्या r डैश बराबर 3 गुणा छोटे गोले की त्रिज्या। नए गोले की त्रिज्या जो है छोटे गोले की त्रिज्या की तिगुनी है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक छोटे s और s डैश का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, और नए बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, s डैश बराबर 4 पाई r डैश का स्क्वायर। अब s डैश बराबर 4 पाई गुणा, अब r डैश जो है, r डैश का मान 3r के बराबर है। अभी हमने चेक किया था, देखिए अभी हमने निकाला था, r डैश का मान 3r के बराबर है, ये हमने अभी निकाला था। अब यहाँ पर हमने r डैश के स्थान पर 3r लिख दिया।
आर डैश के स्थान पर हमने कितना लिख दिया 3r। आज जब इसका हम वर्क करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा एच डैश बराबर 4 पाई गुणा 3r का स्क्वायर, एच डैश बराबर 4 पाई गुणा, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9r स्क्वायर, तो एच डैश बराबर 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 9। ठीक है, इस क्रम में हमने लिखा इसको। अब एस और एच डैश का अनुपात हो गया एस बटा एच डैश, 4 पाई एस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पहले छोटे गोले का है 4 पाई आर स्क्वायर है, दूसरे बड़े गोले का जो आया 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 9 आया, 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 9। 4 पाई आर स्क्वायर से कट गए एक बार, आ गया 1/9, तो अनुपात हो गया 1:9। ठीक है, एक 5वां प्रश्न भी है इसमें जो आपको ने स्वयं करना है। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास, mm मतलब होता है मिलीमीटर, व्यास का एक ठोस गोला या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? कैप्सूल गोल है, उसका व्यास दे रखा 3.5 मिलीमीटर, mm को हम मिलीमीटर पढ़ेंगे। त्रिज्या r कितनी हो जाएगी 3.5/2 मिलीमीटर, आधी हो जाती है त्रिज्या। दशमलव हटाने के लिए बटे में 10 भी कर दिया, 35/2 गुणा 20, 2 गुणा 10, 35/2 गुणा 10, 35/20 हो गया। अब हमने इसको 5 से काटा, 5 से 35 और 5 गुणा 10, 7/2 गुणा 2 आ गया और 7/4 mm। अब कैप्सूल में भरने के लिए दवाई की आवश्यक मात्रा बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें मान फिट किया 4/3 गुणा 22/7, आर का मान है 7/4 अब इसको हम आगे करेंगे 7/4 गुणा 7/4 गुणा 7/4 3 बार। तो इसको आपने इस प्रकार से आगे हल करना है। ठीक है, धन्यवाद।